हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक, तो आइए देखते हैं अल्फा और बीटा क्या होता है और इनके बीच में हम लोग रिलेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट जैसा आप सभी को पता है, अल्फा जो होता है ये करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और बीटा जो होता है ये भी करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है लेकिन इन केस ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, इन जनरल जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है उनको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। इसका मतलब ये जो अल्फा होगा ये आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो होगा इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और बीटा भी जो होगा ये आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो होगा लेकिन इन केस ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमने कॉमन बेस का सर्किट अरेंजमेंट दिखाया है और यहाँ पे हमने किसका सर्किट अरेंजमेंट दिखाया है? कॉमन एमीटर का सर्किट अरेंजमेंट दिखाया है। तो इस कॉमन बेस सर्किट अरेंजमेंट में आप ऑब्जर्व कर सकते हो जो आउटपुट करंट है वो IC है और जो इनपुट करंट है वो IE है। तो इसलिए अल्फा जो होगा वो क्या होगा? आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हम लोग इजीली लिख सकते हैं कि अल्फा जो होगा वो क्या होगा? आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट मीन्स डेल IC अपान डेल IE, क्योंकि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट आपकी IC है और इनपुट करंट IE है। तो ये अल्फा की वैल्यू हो जाती है। सिमिलरली हम लोग बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। बीटा की वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो आउटपुट करंट है और इनपुट करंट है उनका रेशियो। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हैं आउटपुट करंट जो है IC है और इनपुट करंट यहाँ जो है वो IB है। तो इसका मतलब बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? डेल IC अपान डेल IB। अच्छा, यहाँ वैल्यू को डेल IC हम लोग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जनरली हम लोग AC एनालिसिस करते हैं और AC एनालिसिस में हम लोग चेंजेबल वैल्यू लिखते हैं, मतलब चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट। इस केस में भी बीटा इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट करंट टू द चेंज इन इनपुट करंट। तो ये चेंजेबल वैल्यू हम लोग कब लेते हैं? जब AC एनालिसिस करते हैं। तो AC एनालिसिस में हम लोग जनरली डेल IC अपान डेल I लिखेंगे और यहाँ पे डेल IC अपान डेल IB लिखेंगे। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो आपको अल्फा एंड बीटा में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको बीटा वाला फार्मूला लेना पड़ेगा। तो बीटा वाले फार्मूले में आप देख रहे हो बीटा इज इक्वल टू आपका क्या है? डेल IC अपान डेल IB है। ठीक, इस फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे? डेल IB की वैल्यू रखेंगे। अब डेल IB की वैल्यू आपको कहाँ से रखनी है? तो वो आपको ट्रांजिस्टर के फंडामेंटल इक्वेशन से रखनी है। तो ट्रांजिस्टर का फंडामेंटल इक्वेशन आप सभी को पता होना चाहिए। ट्रांजिस्टर का फंडामेंटल इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है? डेल IE इज इक्वल टू डेल IB प्लस डेल IC। ये ट्रांजिस्टर का फंडामेंटल इक्वेशन होता है। इससे हमको क्या करना है? डेल IB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हम लोग डेल IB की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डेल IB की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल IE माइनस डेल IC। अब ये वैल्यू डेल IB की हमें बीटा वाले फार्मूले में रख देना है। तो आइए रख के देखते हैं क्या मिलता है आपको। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल IC अपान डेल IE माइनस डेल IC हो जाएगा। अब देखिए हमें बीटा और अल्फा में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये टर्म आपका क्या हो जाए? यहाँ बीटा अल्फा जनरेट हो जाए। तो अल्फा की जो वैल्यू है डेल IC अपान डेल IE है। यहाँ देखिए डेल IC आपको दिख रहा है। अगर इन दोनों टर्म में हम लोग डेल IE से डिवाइड कर दें तो अल्फा इधर जनरेट हो सकता है, लेकिन किसी एक टर्म में ही केवल हम लोग डेल IE से डिवाइड नहीं कर सकते, सभी टर्म को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए सभी टर्म को हम लोग डिवाइड कर देते हैं जिससे इस फार्मूले की वैल्यू भी नहीं चेंज होगी। तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं डेल IE से, और यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं किससे? डेल IE से, और यहाँ भी हमें करना पड़ेगा डिवाइड किससे? डेल IE से। अब देखिए ये डेल IE कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये जो वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये वैल्यू आपको किसकी मिल जाएगी? ये वैल्यू आपकी इंडिकेट कर रही है डेल IC अपान डेल I, और डेल IC अपान डेल I क्या है? आपका अल्फा है। और सिमिलरली ये भी सेम वैल्यू है डेल IC अपान डेल I, तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू रखने के बाद बीटा की जो वैल्यू मिल जाती है वो बीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई? अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है जिससे आप क्या निकाल सकते हो? रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। एक बेसिक कंसेप्ट और आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि जब बीटा की वैल्यू जब अल्फा की वैल्यू यूनिटी हो जाए तो उसमें बीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी? तो जब अल्फा को हम लोग क्या कर दें? 1 कर दें। अब देखिए 1 जब अल्फा की वैल्यू जब हम लोग 1 रखेंगे तो बीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी? तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू क्या? 1 अपान 1 माइनस 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 मतलब 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपान 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब जब कॉमन बेस में गेन यूनिटी होगा, करंट गेन यूनिटी होगा, तो उस समय कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में गेन क्या होगा? आपका इनफाइनाइट होगा। और इसी रीज़न के कारण जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक होती है वो मोस्टली यूज की जाती है फॉर द एम्पलीफिकेशन, क्योंकि ट्रांजिस्टर को हम लोग बेसिकली कैसे यूज करते हैं? एज एन एम्पलीफायर। तो आउट ऑफ 3 ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक, द मोस्ट सुटेबल टेक्निक इज नोन एज द कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन टेक्निक का गेन आपका क्या होता है? हाई होगा। यहाँ से इस रिलेशन से आप इजीली ये चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस रिलेशन को आप बहुत अच्छे से माइंड में रखिएगा। ये एग्जाम में आपको 2 मार्क्स इजिली दे के जाएगा और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके AKTU के क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो कैसा रहा हमारा ये प्रयास हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।